अधिकार जी। बैठ जाइए। जैसा कि आप लोगों ने कल पाठ हमने पढ़ा था कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, और आज हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे टाटा क्लासेस के माध्यम से। आप उस पाठ को समझ चुके हैं, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ, और साथ में पुनरावृत्ति होगी मीडिया के माध्यम से। तो आपने कितना समझा है इसका भी हम अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि आप लोग कितना इस पाठ को जान चुके हैं। ठीक है, तो संचय पुस्तक में आप लोगों ने कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पढ़ा था, और जिसमें हम आपको कौन से राज्य में ले गए थे? त्रिपुरा के आप लोगों ने वहाँ की संस्कृति के बारे में जाना। कल्लू कुमार की ऊनाकोटी में आप लोगों ने जाना कि एक वहाँ पर स्थान है ऊनाकोटी, और ऊनाकोटी का क्या अर्थ है और उसका नाम। हाँ, तो अब हम पहले एक बार पुनरावृत्ति, कुछ बच्चे अनुपस्थित भी थे, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, और इसके लेखक हैं के विक्रम सिंह। ठीक है, जानेंगे हम उनके बारे में। कहानी कल्लू कुमार की ऊनाकोटी के लेखक के विक्रम सिंह का जन्म 26 मई सन 1938 को हुआ था, और 12 मई 2013 को उनका देहांत हो गया। इनकी फिल्म दर्पण के लिए अरविंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेखक के विक्रम सिंह ने आरंभ में इतिहास के प्रवक्ता के पद पर कार्य किया, और उसके बाद इन्होंने कई सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर भी कार्य किया। के विक्रम सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निर्देशक के पद को रिटायरमेंट के समय से पहले खुद ही छोड़ दिया, जिसके बाद वे सिनेमा और टेलीविजन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए, जिसमें उनकी विशेष रुचि थी। देखिए, सिनेमा और टेलीविजन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें आपको शूटिंग करनी होती है। आप किसी जगह पर जाते हैं, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, तो आपको उस जगह को जो है शूटिंग के माध्यम से आपको रिकॉर्ड करना होता है, और आप फिर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि उनका संबंध सिनेमा और टेलीविजन से है, इसलिए उन्होंने अपने उस अनुभव को इस पाठ के माध्यम से साझा किया, जिन्होंने त्रिपुरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। विकास, पर्यावरण और यात्रा के प्रति विशेष झुकाव रखने वाले के विक्रम सिंह ने फिल्म अगली गली न्यू दिल्ली टाइम्स के निर्माण में सहयोग करने के साथ साथ फिल्म दर्पण का भी निर्माण किया। टेलीविजन के लिए सृजन फिल्म का भी निर्देशन किया। के विक्रम सिंह द्वारा लिखित कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी लेखक द्वारा एक यात्रा का वर्णन है। हिंदी में इस तरह की रचना को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। लेखक अपने काम के सिलसिले में एक बार भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक राज्य त्रिपुरा गए। वहां उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की। ऊनाकोटी उन्हीं स्थानों में से एक है। लेखक ऊनाकोटी की सुंदरता पर मोहित हो गए, और ये जगह उनकी स्मृतियों में बस गई। प्रस्तुत रचना में लेखक ने त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, समस्याओं एवं जनजीवन का परिचय काफी अच्छा वर्णन किया है। देखिए, इसमें ना आप लोगों ने वो भी पढ़ा हुआ है, ये है भौगोलिक। ये शब्द आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय में भी पढ़ा है। इसका प्रयोग अगर मैं बोलूं भौगोलिक शब्द में, आप इसमें मूल शब्द को और इसमें से आप प्रत्यय को अलग करेंगे। आप बताएंगे क्या शब्द है? बताइए क्या होगा? भौगोल होगा, भूगोल होगा। इसमें क्या है? इक है। क्या है मूल शब्द? मूल शब्द है ये है मूल शब्द, और इसमें प्रत्यय क्या है? चलिए, आपका ज्ञान जो है उपसर्ग के मामले में सही है, तो एक बार तालियां हो जाए। अगरतला गए थे। अपने उस अनुभव को उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत में लिखा है। त्रिपुरा
तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से भारत के दो राज्यों मिजोरम और असम से घिरा हुआ है। क्या आप देख रहे हैं इनकी भौगोलिक स्थिति देखिए, बांग्लादेश है यहाँ पर और उनकी जो सीमाएं हैं जो त्रिपुरा की वो किन किन राज्यों से मिल रही है। और यही कारण है कि आपने इस पाठ में पढ़ा था कि बहुधार्मिक समाज का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बांग्लादेश से है, यहाँ मिजोरम है, जिनके भी आप देख रहे हैं कि सीमाएं मिल रही हैं, वहां से लोगों की आवाजाही होती है, अपने साथ अलग अलग धर्म और संस्कृति लेकर आते हैं और वहां का समाज के बहुधार्मिक समाज का एक उदाहरण मिल जाता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। त्रिपुरा में भारी लोग लगातार आते रहते हैं। बांग्लादेश से लोग अवैध तरीकों से त्रिपुरा में आ जाते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल से भी लोगों का आना चलता रहता है। बाहरी लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके मुकाबले यहाँ के मूल निवासी कम रह गए हैं। बाहर से इतनी अधिक मात्रा में लोगों के त्रिपुरा में आकर रहने से यहाँ की आदिवासी जातियों के लिए दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इसी कारण यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों में काफी असंतोष भी बढ़ रहा है। लेकिन त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आ जाने से एक फायदा ये हुआ है कि ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियां और साथ ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मौजूद हैं। अब लेखक अपनी यात्रा के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। पहले 3 अगरतला और उसके आसपास शूटिंग की। वहां लेखक ने अगरतला के मुख्य महल उज्जैन महल की यात्रा की, जहां अब राज्य की विधानसभा बैठती है। उज्जैन महल में त्रिपुरा के माणिक्य वंश का शासन हुआ करता था। लेखक ने अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा सन 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। इसके बाद वे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आगे बढ़ते हुए टीलियामोरा कस्बे में पहुंचे। यहाँ लेखक की मुलाकात एक प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई। ये लोक गायक अपने जिला परिषद के सदस्य भी हैं। इस जिला परिषद ने लेखक और उनकी शूटिंग यूनिट के सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया था। त्रिपुरा के लोगों द्वारा लेखक के प्रति इस परंपरागत तरीके से आवभगत निश्चल भाव से मेहमान नवाजी से लेखक को ये विश्वास हो गया कि भारत की मुख्य धारा में आई मुंह जोड़ और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जन जीवन को नष्ट नहीं किया है। आप बताइए क्या होता है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उत्तर दीजिए। दिखावेबाज संस्कृति का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हम अपने धर्म को लोगों के खाने के लिए आज की जो संस्कृति है उसमें दिखावे का मतलब क्या है? शो ऑफ करना। कैसे शो ऑफ करते हैं आप? कोई बताएगा दिखावे का संस्कृति का मतलब क्या होता है? मैम हम लोगों को दिखाते हैं, जैसे हम बहुत बड़े धार्मिक मंदिर और जाते हैं, लेकिन हम अंदर से एक नास्तिक हैं। और अगर हम घर में कोई आता है हमारे तो हम कैसे दिखावा करते हैं? हम उनको महंगी चीजें खिलाते हैं जो हम आमतौर पे नहीं खाते हैं, लेकिन जो आपने तो कब जाओगे टीवी में भी देख घर पे कोई आता है तो हमारे मन के अंदर तो उनकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन उनको दिखा उनकी इज्जत करने के लिए, जिससे उनको लगे कि हम उनकी इज्जत करते हैं, वो खुश है हमारे घर पर, जिसमें उनको दिखाना पड़ता है, लेकिन मन में हमारे ऐसा कुछ नहीं होता। और हम बहुत उनके लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं जो बाहर से ऑर्डर करके उनको खिलाते हैं ताकि वो खुश रहे, हम उन्हें दिखा सकेंगे हम उनके कैसे आगे से सत्कार करते हैं। पर त्रिपुरा में ऐसा नहीं है, वो बहुत सादगी मतलब उनके घर में जो सादे चावल दाल बनते हैं वो सब उसके माध्यम से उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया लेखक का, जो बहुत अच्छा लगा। आज हम इस दिखावे की संस्कृति में इतने शामिल हो चुके हैं कि हम वास्तव में क्या है वो भूलने लगे। तो बहुत जरूरी है कि जो हम हैं उसी रूप में सहज रूप में सामने आए, और ये त्रिपुरा की संस्कृति की खास बात है जो महसूस की लेखक ने। ठीक है, इसी दिखावेबाज संस्कृति की यहाँ पर बात की गई है।
जी अधिकारी। भोज के बाद गायक हेमंत कुमार ने एक गीत भी गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी हैं। प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन भी त्रिपुरा से ही आए थे। तेलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायिका मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास त्रिपुरा में मूर्तियों के एक समुदाय का नाम है। इस समुदाय के लोग जूते बनाने के अलावा तबला और ढोल के निर्माण और मरम्मत के काम में भी निपुण हैं। मंजू ऋषिदास रेडियो कलाकार होने के अलावा वे नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। उन्होंने भी लेखक और उनके साथियों के लिए 2 गीत गाए और स्वयं चाय बनाकर भी पिलाई। यहाँ से लेखक को मनु तक की यात्रा शुरू करनी पड़ी। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे मनु एक छोटा सा कस्बा है। तेलियामुरा के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग मनु तक की यात्रा का रास्ता हिंसाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण सीआरपीएफ की सुरक्षा काफिले के रूप में लेखक के साथ रहती थी। क्यों सीआरपीएफ के जवान उनको सुरक्षा दे रहे थे? क्या खास बात है त्रिपुरा में ऐसी? मैम क्योंकि जो वहाँ पर हर आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, जिससे कि उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए सीआरपीएफ उनकी रक्षा के लिए उनके साथ जा रही है। हाँ बिल्कुल सही। आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए 2 दिन पहले हमारे जवान यही विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। ये सुनकर लेखक अंदर तक कांप गए। लेखक सोचने लगे कि इतने सुंदर और शांतिपूर्ण दिखने वाले जंगलों में बंदूक के लिए हुए विद्रोही की कहीं छुपे हो सकती है। मतलब आपकी कितने अफसोस की बात है ना कि हम ऐसी जगह पर जाते हैं घूमने को, प्रकृति आपको देखकर तो सुकून दे जाती है। उन्हीं वादियों में उन आतंकवादी जिसमें इतना द्वेष, एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा घृणा का भाव कि आप किसी को जान से मार दें। आतंकवादी गतिविधियां कि आतंकवाद अपने आप में विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इंसानियत जो है गिरती जा रही है। और ऐसे क्षेत्रों का जितना मतलब ये जो हमें प्राकृतिक सौंदर्य जो भीतर तक सुकून दे जाता है, वही दहशत भी है वहाँ के लोगों की। कब कहाँ कौन सा आतंकवादी हमला हो गए। तो ये एक ऐसा विषय है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और आतंकवाद जैसी गंभीर समस्या का समाधान कैसे किया जाए, आपस में हमारे भीतर भी छोटी छोटी जो ऐसी भावनाएं एक दूसरे के लिए नकारात्मक जन्म लेती है, हमें वही रोक देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म, जो लोग ये नहीं समझ पाते भी आतंकवाद जैसे जो गतिविधियों में शामिल है। इसके बाद लेखक उत्तरी त्रिपुरा के मुख्यालय कैलाश शहर आते हैं, जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना यहाँ के लोकप्रिय घरेलू व्यवसायों में से एक है। फिर इन सीखों को अगरबत्तियां बनाने के लिए कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। त्रिपुरा में घरेलू व्यवसाय की जब बात करें, कुटीर उद्योग, जिसको आपने अपने सामाजिक विज्ञान एसएसटी में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में भी जाना होगा। घरों में थोड़े पैसे से थोड़ी आम जो है छोटी छोटी मशीनों से जिसका प्रयोग किया जा सकता है या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती बता दिया, इसके अलावा और कौन से जो घर में जो व्यवसाय मटके बनते हैं लोग। अच्छा, जो कुम्हार मूर्ति बनाते हैं या मटके और हाँ रस्सियाँ हैं और टोकरियाँ हैं जो वहाँ बांस का प्रयोग करके उसका प्रयोग किया जाता है। माचिस, ठीक है माचिस। और बताइए और कुछ है आपके ध्यान में? अगरबत्तियाँ हो गई, बांसुरी। और इसके अलावा आप जितने भी आप घर में साज सज्जा का सामान अगर आप देखें तो वॉल हैंगिंग वगैरह है जिसमें जूट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप बैम्बू का मतलब बांस का प्रयोग करते हैं। वो सब घरेलू उत्पादों में हस्तशिल्प में जो आते हैं हैंडीक्राफ्ट में, वो भी आप त्रिपुरा अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत सुंदर सुंदर जो है उदाहरण मिलेंगे आपको। इसके बाद लेखक वहां के जिलाधिकारी से मिले तो उन्होंने लेखक को पीपीएस यानी
2 पोटेटेड सीड्स के द्वारा आलू की खेती के बारे में बताया। टीपीएस वास्तव में आलू के उन्नत बीज होते हैं। पहले जहां 1 हेक्टेयर जमीन पर बुआई के लिए पारंपरिक आलू के 2 मीट्रिक टन बीजों की जरूरत पड़ती थी, वहीं इसके लिए टीपीएस की केवल 100 ग्राम मात्रा ही चाहिए होती है। फिर एक जिला अधिकारी के प्रस्ताव रखने पर अगले दिन लेखक ऊनाकोटी में शूटिंग करने को तैयार हो गए। लेखक को बताया गया कि ऊनाकोटी स्थान भारत के सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। अच्छा, इसमें शब्द आया है शैव तीर्थ। शैव तीर्थ का मतलब कुछ अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा? शिव जी का जो तीर्थ स्थल जहाँ पर शिव जी के जो भक्त है वो जाना पसंद करते हैं, तो शैव शब्द जो है वो शिव जी के भक्तों के लिए प्रयोग में लाया गया है यहाँ पर। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से 1 कम। एक ग्रंथ कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं। पहाड़ों को काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। विद्वानों का मानना है कि ये जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली हुई है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। यहाँ एक विशाल चट्टान को गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के मिथक के रूप में देखा जाता है। यहाँ इस अवतरण को चित्रित किया गया है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसलिए शिव जी को इस बात के लिए मनाया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उछा लें और फिर बाद में इसे धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने दें। यहाँ पर एक विशाल चट्टान पर शिव जी का चेहरा बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। भारत में शिव की ये सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मूर्तियों को कल्लू कुम्हार ने बनाया था। ये देवी पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव कल्लू कुम्हार को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार तो हो गए, पर उन्होंने ये शर्त रख दी कि उसे एक ही रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू कुम्हार मूर्तियां बनाने में जुट गया, लेकिन सुबह जब गिनकर देखा तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। भगवान शिव इसी बात को बहाना बनाकर कल्लू कुम्हार को अपने साथ नहीं ले गए और तभी से ये मूर्तियां यही ऊनाकोटी में हैं। तो त्रिपुरा अपनी सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है। ऊनाकोटी स्थान विशेष के लिए जाना जाता है। वहाँ आप जहाँ जाएगा आपको छोटी बड़ी मूर्तियाँ, चट्टानों पर बनी हुई मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सुंदर जो है, कभी आपको भविष्य में अवसर मिले तो आप जरूर जाइएगा। और त्रिपुरा की संस्कृति से तो आप थोड़ा बहुत परिचित हैं, लेकिन वहाँ स्थान विशेष की जो सुंदरता है वो चित्र और चलचित्र के माध्यम से शायद आपको इतना ज्यादा महसूस न कर पाए आप, लेकिन जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसकी खूबसूरती आप अलग से महसूस कर पाए। तो ये आपने पूरा पाठ आप लोगों ने जाना पुनरावृत्ति, जिसमें त्रिपुरा के विभिन्न सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में बताया गया है। अब इसके अलावा जब आप यात्रा वृतांत कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी को अच्छी तरह समझ चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। बहुत ध्यान से, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कक्षा में भी, आज मीडिया के माध्यम से भी आपने पढ़ा है। अब आप इस अभ्यास में अगर आप नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। बाहरी लोगों से किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। इसका उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। बाहरी लोगों से किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें।
इसका उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ लाखड़ा किया है। बाहरी लोगों से किन लोगों की ओर इशारा किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। ऐसे नहीं बोलना है, आराम से मना नहीं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से आए कृपा में सही जवाब है इस पंक्ति में बाहरी लोगों से असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से त्रिपुरा में आकर बसे लोग। जनसंख्या संतुलन का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। तीसरा जनसंख्या संतुलन से तात्पर्य जनसंख्या में